In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी देर बाद मुलाकात होने जा रही है आज हमारी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आज पढ़ने के लिए कौन सा टॉपिक है। और जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि हमने आज थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट की है, ठीक है ना। इससे पहले शायद कम ही कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आई हो, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी के अलावा। तो एक बायोटेक्नोलॉजी और एक थर्मो रेगुलेशन, इन दो टॉपिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा कहा कि आप इस पे लेक्चर बनाएं, ठीक है। इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं लेकिन डेफिनेटली हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम थर्मो रेगुलेशन के ऊपर अपना फोकस करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ बताई जाएगी। आपको डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स होंगे आप में से कि जिनको ये टॉपिक नाइटमेयर की तरह लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा ये होने वाला नहीं है, या ये हो नहीं सकता, या ये समझ नहीं आ सकता। लेकिन आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि ये क्या होता है, और आपको ये भी पता चलेगा ये कैसे होता है। यहाँ पे रट्टे के अलावा हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है कि थर्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमें ये पहले से ही पता है कि आपके पास बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है या बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, उसको उसकी रेंज में रखना, हम इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या हम एक फिक्स वैल्यू के अराउंड उसको मेंटेन करते हैं, या हम किसी रेंज के अराउंड उसको मेंटेन करते हैं। तो इसका आंसर है कि हम उसको एक रेंज में मेंटेन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं हो सकता। विद इन अ रेंज दैट अलाउज द सेल टू फंक्शन एफिशिएंटली। वो कौन सी रेंज होती है? वो ऐसी रेंज होती है कि जिस रेंज के अंदर सेल्स जो है वो एफिशिएंटली, ऑप्टिमली एक्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। द बॉडी वर्क्स टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। आपकी बॉडी जो है वो हीट लॉस और हीट गेन, इन दोनों के दरमियान में बैलेंस रखती है, ठीक है। आपकी बॉडी ने क्या किया हुआ है? हीट गेन और हीट लॉस के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपके पास हीट का गेन ज्यादा हो रहा है या हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो हीट लॉस को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। लिहाजा इस सारे टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको एक सवाल नजर आ रहा होगा साइड पे कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर द एक्टिव लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे आप में से बहुत से बच्चों ने क्या कहा होगा, वो कह रहे होंगे कि 35 से लेके 38, इसकी रेंज को आपने फॉलो किया होगा। आपने कहा होगा कि ये रेंज है कि जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी हद तक ह्यूमंस के लिए स्पेसिफाइड है, जिसमें मोर क्लोजली आपके पास 36 से 37 की एक रेंज बताई जाती है, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल लाइफ के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज है वो क्या है? 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी बुक की एक लाइन है, आपने इस वैल्यू को याद करना है अगर वो लाइफ के बारे में पूछता है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक लाइन पढ़ते हैं। इट इज अ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। ये एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है। आपको पता है होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपनी बॉडी की कंडीशंस को रेगुलेट करना। उसमें तीन मैकेनिज्म्स आते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन आता है, उसमें थर्मो रेगुलेशन आता है, और उसमें एक्सक्रीशन आता है। हमने अभी तक एमडी कैट के लिए एक्सक्रीशन वाला सारा टॉपिक पढ़ लिया है। हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन अभी के लिए हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, डेथ इज द अल्टीमेट रिजल्ट इफ द बॉडी टेम्परेचर स्टेज टू फार फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आपके पास नॉर्मल से दूर टेम्परेचर हो जाता है तो आपके पास डेथ हो जाएगी। ओके, व्हाई इट इज नीडेड, फिर वही एक सवाल कि ये जरूरी क्यों है। व्हाई इट इज नीडेड टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, टेम्परेचर कोल्डर और वार्मर देन द एंजाइम्स ऑप्टिमम रेंज। एंजाइम की एक ऑप्टिमम रेंज होती है, उससे ज्यादा या कम का टेम्परेचर होगा, इट विल चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। अगर एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई है तो क्या एंजाइम रिएक्शन एफिशिएंटली कर पाएगा, या फिर क्या एंजाइम रिएक्शन भी कर पाएगा कि नहीं? रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास रिएक्शन ने एक्टिव साइट के जरिए होना होता है, ठीक है ना। तो अगर एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो गई है तो एंजाइम ना अपने सबस्ट्रेट से सही तरह से बाइंड कर पाएगा और ना ही उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा, अगर बाइंड हो भी जाता है तो। एंड कॉजेज द केमिकल रिएक्शन टू द स्टॉप। तो केमिकल रिएक्शंस जब स्टॉप हो जाएंगे बॉडी के अंदर,
बॉडी के अंदर एटीपी प्रोडक्शन है, बॉडी के अंदर बाकी जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं ये सारे के सारे रुक जाएंगे, तो आपके पास डेथ हो जाएगी। सो द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नेसेसरी, लिहाजा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखना नेसेसरी है। हमें दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें डेविएशन देखने को मिलती है। सबसे पहली कंडीशन है हाइपोथर्मिया, ठीक है। सबसे पहला आपके पास हाइपोथर्मिया का कॉन्सेप्ट है। क्या हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो हीट लॉस से दो चार होती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट है उसमें से मोस्ट ऑफ द हीट आपने लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द सपोज सर्दी है, ठीक है। सपोज आपके इर्द गिर्द सर्दी है, आपकी बॉडी जो है वो अपनी हीट प्रोडक्शन कर रही है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाह रही है, बॉडी को गर्म रखना चाह रही है, लेकिन हीट लॉस फिर भी ज्यादा हो रही है क्योंकि बाहर सर्दी है। तो अल्टीमेटली जो बॉडी होती है वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चली जाती है। और जब हाइपोथर्मिया होती है तो आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट स्लो जरूर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, कि हाइपोथर्मिया जो है लो बॉडी टेम्परेचर कार्डिक अरेस्ट की तरफ लेके जाता है। फिर ब्रेन डैमेज आ सकता है, ठीक है, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से नीचे गिर गया है, तो उससे ब्रेन डैमेज हो रहा है। और आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली इससे डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द हाइपोथर्मिया। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है? वो है हाइपरथर्मिया, ठीक है। अब हाइपरथर्मिया में डेफिनेटली आपको पता है क्या होगा? या तो बॉडी हीट लॉस नहीं कर रही, या तो बॉडी हीट लॉस नहीं कर रही सही तरह से, ठीक है, और यहाँ बॉडी हद से ज्यादा हीट गेन कर रही है, ठीक है। हीट गेन हद से ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि आपके पास ये चीज हाइपरथर्मिया की तरफ लेके जाती है। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाइपरथर्मिया में सपोज 37 से 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो 37 आपका नॉर्मल टेम्परेचर था, वो 42 तक चला गया, ठीक है। हाइपोथर्मिया में इससे कम हो गया, ओके। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे प्रोमिनेंट जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ना हाइपरथर्मिया का, वो एक आम बंदा भी इसको सोच सकता है। दैट इज द ऑस्मो रेगुलेटरी इम्बैलेंस। ऑस्मो रेगुलेटरी इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि आपके पास हाइपरथर्मिया, आपकी बॉडी जो है वो मोर हीट की तरफ जा रही है, तो उसमें आपको स्वेट ज्यादा आएगा। बॉडी क्या करेगी? अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करेगी स्वेटिंग के जरिए। तो जब स्वेटिंग ज्यादा होगी तो ऑस्मो रेगुलेटरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वेट के अंदर वाटर भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो आयोनिक इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाती है, ठीक है ना। इस हवाले से हम बात करते हैं कि हमें फीवर हो जाता है, ठीक है, बड़ी टेक्निकल सी बात है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हमें हाइपरथर्मिया की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है, कि ब्रेन जो है उसको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, ब्रेन का कोई एरिया है जो कि इन्फेक्शन में चला गया है, यानी कि डेथ की तरफ चला गया। जैसे हम कहते हैं ना कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। बेसिकली ना ये भी वैसे दो अलग टर्म्स होती हैं, हार्ट अटैक अलग चीज होती है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज होती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका कंडक्शन सिस्टम जो है वो बंद हो गया, कंडक्शन सिस्टम बंद हो गया, डेथ हो गई है सडनली, ठीक है, ये कार्डियक अरेस्ट है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं वो एक अलग चीज है। उसमें ये होता है कि आपके पास हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हुई, उसकी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिला ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट की नेक्रोसिस हो गई, डेथ हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। सेम केस हम यहाँ पे ब्रेन के लिए कह रहे हैं कि अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल इन्फेक्शन या फिर स्ट्रोक। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐड की है, ये आपकी बुक में से ही है, कि टेम्परेचर का जो चेंज है, या वैसे अगर हम टेम्परेचर की भी बात करते हैं तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है दो चीजों को, ठीक है। फर्स्ट इज द मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी, सेकंड इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, ठीक है। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्ट होती हैं। हम टेम्परेचर जो है उसकी रेगुलेशन क्यों जरूरी समझते हैं? क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी और मेटाबॉलिज्म द सेल को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगी, डेविएशन हो जाएगी, मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी सेल की, जिसकी वजह से सेल की फंक्शनिंग खराब होगी, और सेल का मेटाबॉलिज्म जो कि सेल के अंदर हो रहा है वो खराब होगा, तो उसकी वजह से सेल की डेथ होगी। सो इट इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। अब ये सारी बात जो है ना, इसका मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेम्परेचर की,
तो टेम्परेचर में हमारे पास क्या नजर आता है, हमें या तो इंक्रीज नजर आता है, ठीक है, और यहाँ हमें डिक्रीज नजर आता है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हो गया इंक्रीज। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट हुई, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। आंसर है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड लाइक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ी सी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ जाने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ गई। कौन से मॉलिक्यूल्स, दो तरह के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बाकी मॉलिक्यूल्स की भी। लेकिन चूंकि हमारे पास मेजरली ये दो चीजें आपके पास सेल मेम्ब्रेन बना रही हैं, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पड़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स पड़ी हुई हैं। लिपिड्स में आपके पास मोर स्पेसिफिकली या मोर इंपॉर्टेंटली फॉस्फोलिपिड्स हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है ना, इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग बढ़ेगी या कम होगी, आंसर है स्पेसिंग बढ़ जाएगी। स्पेसिंग बढ़ जाएगी, आपके पास सेल मेम्ब्रेन एक तो फ्लूइड लाइक हो जाएगी, फ्लूइडिटी उसके अंदर आ जाएगी, दूसरा परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। ये दो चीजें आपके पास बेसिकली फॉस्फोलिपिड की वजह से हो रहा है कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर एनर्जी आई, वो एक दूसरे से दूर हो गए, वाइब्रेशन उनकी इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड लाइक होगी सेल मेम्ब्रेन, और साथ में उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। परमिएबिलिटी की वजह से क्या होता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट आइंस जो होते हैं वो सेल से बाहर लीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। या आपके पास जो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपने बनाई होती हैं, वो सेल से बाहर लीक होने लग जाएंगी, या बाहर से कोई चीज जो अननेसेसरी है वो सेल के अंदर आने लग जाएगी। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का यही मतलब है ना। तो लिहाजा आपके पास जब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या फ्लूइडिटी आ जाएगी, तो आपके पास सेल के अंदर मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज अफेक्ट होने लग जाएंगी, ठीक है ना, और उससे सेल की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको पता है कि सेल के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो प्रोटीन्स आपको पता है टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, प्रोटीन्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख सकती हैं, टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे प्रोटीन की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ कि ये क्या चीज है, मजीद इस पर डिटेल में बात करते हैं। टेम्परेचर लेस होने से क्या होगा, आप बहुत ही समझदार होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन क्लोजली पैक हो जाएगी, ठीक है, और रिजिडिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, रिजिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और परमिएबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट सेल के अक्रॉस नहीं हो पाएगा, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस इनटू द सेल या आउट ऑफ द सेल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो आपके पास अल्टीमेटली सेल जो है वो फंक्शनिंग खराब होने की वजह से डेथ हो जाएगी उसकी। प्रोटीन्स की मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी, उसमें मैंने आपको क्या चीज बतानी है कि देखें, आपने ना एक एंजाइम पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब याद करें कि आपके पास आपने पढ़ा था कि प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो उनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं उसको कर सकते, उसके अंदर नहीं जा सकते, तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के ऊपर बैठ के ही अपना एक्शन करवाएंगे थ्रू अ सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा, उससे आपके पास फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो बेसिकली वो जो सेकंड मैसेंजर आप प्रोड्यूस करते हैं वो साइक्लिक एएमपी होता है, ठीक है। अब याद रखें कि अगर आपके पास टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ तो क्या ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है, या जिसको एडिनाइलाइल साइक्लेज कहते हैं, क्या ये एक्टिविटी सही कर पाएगा, ये एक्टिविटी सही नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से आपके पास जो सिग्नलिंग होती है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। कोई हार्मोन आया, वो आके अपने रिसेप्टर पे बैठा, लेकिन चूंकि हमारे पास एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा उस तरह से, तो बॉडी जो है उसके अंदर डिस्फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने इतनी लंबी तकरीर किया ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली में मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी और मेटाबॉलिज्म कैसे इफेक्ट होता है। मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली, मेटाबॉलिज्म में आपको पता है लिमिटिंग फैक्टर है एंजाइम के लिए, तो एंजाइम एक्टिविटी खराब कर देगा, ठीक है। अगर कम या ज्यादा हुआ तो ज्यादा होगा एंजाइम को डीनेचर कर देगा, कम हुआ तो एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, बॉडी मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम एंड चेंज इन द टेम्परेचर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एंजाइम which disrupts the metabolic activities। तो ये आपके पास इन शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी हो गई। थर्मोरेगुलेशन की बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया होता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस तरह से है, दूसरा ऑर्गेनिज्म इस तरह से है। इसको थोड़ा सा ना
जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास ना दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलती हैं थर्मोरेगुलेशन के हवाले से। इसमें से जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है ना, वो है द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। और दूसरी क्लासिफिकेशन इस स्पेस पे है कि आपके पास ऑर्गेनिज्म बॉडी हीट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, पहली क्लासिफिकेशन इस बेस पे है कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर पा रहा है, तो हम उसको फिर उसकी बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको क्लासिफाई कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, कि वो हीट अपनी प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपके पास वही है कि थर्मोरेगुलेशन। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये है मेरे पास यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो इस यू को देखेगा तो उसको ये यू ही लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये एक बंदा खड़ा है, तो उसको ये यू एन लगेगा, स्मॉल एन लगेगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट वही है कि थर्मो रेगुलेशन है, बॉडी टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट करना है, लेकिन हमने क्लासीफाई किया है ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यू कैन से आइडियाज। अब यहाँ पे सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन मिलती है कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसकी बेस पे हमारे पास पोइकिलोथर्म्स हैं और होम्योथर्म्स हैं, ठीक है ना। पोइकिलोथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं और होम्योथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। फिर आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली होगी कि एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, rather they depend upon the external source of heat to get their some warm are called as the poikilotherms, ठीक है ना। दूसरी लाइन को हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सिंपल ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, वो पोइकिलोथर्म्स हैं, और जो रेगुलेट कर पाते हैं वो होम्योथर्म्स हैं। अच्छा, अगर एक पोइकिलोथर्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, तो उसको फिर हीट कहाँ से मिलेगी। उसका टेम्परेचर बॉडी का सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ वेरिएट करेगा, लेकिन उसको जो हीट मिलेगी वो फिर वो कहाँ से लेगा। वो अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो हीट बाहर से लेगा। लिहाजा पोइकिलोथर्म्स जो है वो अपनी हीट को किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे पास सन होती है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे होम्योथर्म्स की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या, कोई अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर लिया। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं जब हम कोल्ड इन्वायरमेंट में जाते हैं, ये ह्यूमन है एक, ये कहाँ गया, ये कोल्ड इन्वायरमेंट में गया, तो इसके मसल्स जो हैं, इसके मसल्स हीट प्रोड्यूस कर देंगे, कैसे, शिवरिंग के जरिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्पेशलिटी की। स्पेशलिटी में हमारे पास क्या चीज देखने को मिलती है कि दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये मेन वर्ड है, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो पोइकिलोसर्म होगा। क्यों, क्योंकि फिर उसको बाहर की हीट चाहिए होगी, एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड करेगा वो। अगर एक होम्योथर्म है, वो अपने फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से ही अपनी बॉडी के जो उसको फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की हीट की डिमांड को पूरा कर सकता है या हीट लॉस कर सकता है, तो वो होम्योथर्म है। होम्योथर्म्स कैन रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल सोर्स, दूसरी सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। दैट्स वाई these animals have high metabolic rate and need more food to generate in their body, ठीक है ना। आपके पास अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि होम्योथर्म है, उसने वो मेटाबॉलिज्म के जरिए जो हीट प्रोड्यूस करनी है, कहाँ से करनी है, जादू से तो नहीं ना करनी। उसको चाहिए होगा फूड, उसको खाना चाहिए होगा, खाने को वो तोड़ेगा एटीपी के अंदर, एटीपी को यूज करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स की फूड डिमांड भी बढ़ जाती है, पोइकिलोथर्म्स की फूड डिमांड कम होती है, ठीक है। सो देयर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। पोइकिलोथर्म्स की बात कर रहा है कि उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, बदलता है, मोर और लेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये एक नई टर्म है, आपने एक चीज पढ़ी है रूम टेम्परेचर, और एक होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। आप जिस रूम में बैठे हो ना, जो आपकी कंफर्टेबल शेल्टर है, ठीक है, जो आपकी पनाहगाह है जहाँ पे आप बैठे हैं, वो है रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। और एक होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो आपकी सराउंडिंग का होता है, पूरे एरिया का। सपोज आपका एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका घर है, तो वहां पे क्या टेम्परेचर रहता है, हवा का, पानी का, बेसिकली
क्योंकि बारिशें भी होती हैं सब कुछ। तो जो सराउंडिंग का पूरी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। और रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो आपका अपना घर है उसका कोई रूम है जहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं ना, इनका बॉडी टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर के हवाले से चेंज होता रहता है। यानी कि बाहर अगर आपके पास गर्मी है, ठीक है, तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा बॉडी का, और अगर बाहर सर्दी है तो इनका टेम्परेचर मौसम के साथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो समर के अंदर बॉडी हीट इनकी बढ़ जाएगी, विंटर के अंदर कम हो जाएगी। अगर हम इसको सीजन के हवाले से ना देखें, कि समर और विंटर के हवाले से ना देखें, तो हम इसको डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं कि दिन के किसी टाइम पे जब सूरज निकलता है तो इनकी बॉडी हीट इंक्रीज कर जाती है क्योंकि ये धूप में होते हैं, और रात के टाइम जब आपके पास सूरज नहीं होता तो इनकी बॉडी हीट कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे सर्दी हो जाएगी रात के टाइम पे। तो ये आपके पास सारी की सारी बात है। देयर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर वेयर द एयर और वाटर टेम्परेचर आर चेंज, ठीक है ना। एंड हम यहाँ पे बात करते हैं होम्योथर्म्स की, तो इनका जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है, इनका टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट नहीं करता, मेंटेन रहता है। इन शॉर्ट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द फ्लक्चुएशन ऑफ द एनवायरमेंट टेम्परेचर। जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है जो उसने कहा उसी तरह से इनका बॉडी टेम्परेचर भी हो गया। देयरफॉर दे हैव टू हाइबरनेट इन लो टेम्परेचर एंड एस्टिवेट इन द हाई टेम्परेचर। अब ये आपके पास कौन सी टर्म्स हैं, ठीक है ना। इन टर्म्स को हम थोड़ा सा साइड पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास उसने बात की है कि जो पोइकिलो थर्म्स होते हैं ये दो तरह के मैकेनिज्म्स करते हैं। एक होता है हाइबरनेशन, ठीक है, और एक होता है एस्टिवेशन। अब सबसे पहले हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास किस कंडीशन में क्या चीज होगी। तो याद रखें, अगर आपके पास कोल्ड है, ठंड है, और आप क्या करते हो, आप किसी जगह पे जाके छुप जाते हैं, ठीक है, कोई गर्म जगह आपको मिली है। आप सपोज आपको कहाँ पे हमने एंटार्क्टिका के अंदर भेज दिया है, अब वहां पे हर तरफ ठंड है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी बॉडी की हीट को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अपने आप को किसी जगह पे छुपा लेंगे जहाँ पे गर्म इलाका है, कोई हीट है। सपोज आपने क्या की, आपने कोई गुफा बना ली, कोई आपने वहां पे गार बना ली, ठीक है ना, कोई आपने जिसको हम क्या कहते थे, इग्लू कहते थे आई गेस, बर्फ का एक घर बना होता था। तो उसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि बंदा रहता है, उसकी बॉडी हीट लॉस नहीं होती, ठीक है ना, बाहर के टेम्परेचर की वजह से। तो अगर तो ठंडी कंडीशन है तो आप हाइबरनेट कर रहे हो, और अगर यही समर है, अगर यही हॉट कंडीशंस है, इसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पे छुपा लेंगे जो ठंडी होगी, ताकि बाहर अगर गर्मी का मौसम है तो आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन रहे। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो ठंड के अंदर कोई इंसान अपने आप को किसी बिहेवियरल मैकेनिज्म के जरिए या किसी और मैकेनिज्म के जरिए अपने आप को किसी गर्म जगह पे ले जाता है तो वो हाइबरनेशन होती है। और अगर हम क्या कहते हैं कि किसी गर्म इलाके के अंदर आप किसी ठंडी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, इंतजार करते हैं कि यहाँ पे बाहर गर्मी कम हो और फिर मैं यहाँ से बाहर निकलूं, तो वो एस्टिवेशन होती है। इसीलिए हम हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं। हाइबरनेशन को हम क्या कहते हैं, विंटर स्लीप। जबकि आपके पास जो एस्टिवेशन होती है इसको समर स्लीप कहते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। हाइबरनेशन का पर्पस आपके पास सिंपल है कि अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजर्व बॉडी हीट। और यहाँ पे हमारा मकसद होगा लॉस ऑफ बॉडी हीट, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली कूलिंग द बॉडी, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ ओवर हीटिंग, बॉडी को ओवर हीट होने से बचाना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी ठंडी जगह पे चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं कि हमें अपनी बॉडी के अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसके अंदर गैस करें, ठीक है ना, चले मैं आपको सवाल की फॉर्म में पूछ देता हूँ, फिजियोलॉजिकल चेंज क्या आएगा। अगर तो एक बंदा हाइपरनेशन कर रहा है, वो अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपना बीएमआर उसको स्लो कर देगा, ठीक है, वो अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखें, उसकी बॉडी की हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हीट लॉस होने के चांसेस हैं। तो वो क्या करेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा ताकि वो फूड की यूटिलाइजेशन स्लो कर ले, ठीक है। वो एक्टिविटी को छोड़ देगा और एक जगह पे बैठ जाएगा और वहां पे सो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके अलावा वो क्या करता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, ज्यादा करेगा, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप कर लेगा, ठीक है ना। इतना टेम्परेचर ड्रॉप कर लेगा कि उसकी बॉडी उस पर सर्वाइव भी कर जाए और उसकी बॉडी से हीट लॉस भी ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इस चीज को जरूर याद रखना है। फिर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसका हार्ट रेट और उसकी रिस्पायरेशन स्लो हो जाएगी, हार्ट रेट उसका स्लो हो जाएगा, ठीक है, HR, ओके। और उसकी रिस्पायरेशन जो है, उसका ब्रीदिंग रेट वो भी स्लो हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको हाइबरनेशन में देखने को मिल रहा है कि ये चेंजेस हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हाइबरनेशन के एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे बैट्स और मोर अप्रोप्रिएटली बियर्स का जिक्र मिलता है। ठीक है, कि बियर्स जो होते हैं वो अपने आप को हाइबरनेट करना जानते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़े से आपके पास बड़े डिफरेंट से चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपके पास अगर हाइबरनेशन में बीएमआर कम होता है तो एस्टिवेशन में बीएमआर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें भी आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप ज्यादा कर देंगे तो वो आपको स्वेटिंग की तरफ लेके जाएगी, जो कि आपकी बॉडी से वाटर लॉस को प्रमोट करेगी। देख रहे हैं हाइबरनेशन को, तो यहाँ पे आपके पास मेन पर्पज ये है कि आपकी बॉडी की हीट प्रोड्यूस भी हो, लेकिन वो बॉडी हीट जो है वो लूज भी ना हो। ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, आप अपना नॉर्मल बीएमआर करते हैं। नॉर्मल बीएमआर उतना करते हैं कि जितना आपकी बॉडी को सूट कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन डेफिनेटली वो लो होगा। दूसरी तरफ आप बीएमआर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होगी, बाहर गर्मी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्वेटिंग के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हाई करने से। तो आपने बेसिकली इसमें क्या करना है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, आपको स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से वाटर लॉस हो जाएगा, तो उसमें डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो डेथ की तरफ जा सकती है। तो सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे वाटर लॉस को प्रिवेंट करना हमारा मेन मकसद है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जिसमें आप एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एस्टिवेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं कि आपके पास नॉन वर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें इंसेक्ट आती है। देन आपके पास फिशेज हैं, देन एम्फीबियंस हैं, देन रेप्टाइल्स हैं जो कि पोइकिलोथर्म्स हैं, बॉडी हीट को रेगुलेट नहीं करते। बर्ड्स और मैमल्स आपके पास दूसरी तरफ आते हैं जो कि होम्योथर्म्स हैं, जो कि बॉडी की हीट को रेगुलेट करते हैं खुद से। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल रखा हुआ है कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ होम्योथर्म्स इज अफेक्टेड बट इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, वाई? क्या मतलब है इसका? देखें, हमने बात की है पोइकिलोथर्म्स की, पोइकिलोथर्म्स की और होम्योथर्म्स की। क्या पोइकिलोथर्म्स जो हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता? आंसर है यस, होता है। क्या आपके पास उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि नहीं होता? आंसर है यस, कर रहा होता है। होम्योथर्म्स की बात कर लेते हैं। क्या होम्योथर्म्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता? आंसर है यस, वो होता है। बाहर अगर गर्मी है तो होम्योथर्म्स की बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, बाहर अगर सर्दी है तो होम्यो टेम्परेचर का बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। आप सर्दियों में बाहर जाते हैं, जब आपके एग्जाम्स होते हैं सर्दियों में, तो आपके हाथ ठंडे होते हैं। आप जब उससे लिखते हैं, हाथ थोड़ा सा गर्दिश में आता है, तो आपके पास फिर वो एक्टिविटी में आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि आपको सर्दी या गर्मी, होम्योथर्म होने का ये मतलब नहीं है कि आपको बाहर की सर्दी गर्मी कुछ कहेगी नहीं। आपको सर्दी या गर्मी जरूर कुछ कहेगी, लेकिन क्या आपका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है? आंसर है नो। तो इन्फ्लुएंस जो होता है वो पोइकिलोथर्म का टेम्परेचर भी होगा, होम्योथर्म का टेम्परेचर भी होगा, लेकिन डिपेंड करेगा सिर्फ पोइकिलोथर्म्स का टेम्परेचर बॉडी का, किस पे? इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि आपके पास होम्योथर्म्स जो होते हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि सारी चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। पोइकिलोथर्म्स के अंदर ये मैकेनिज्म इतने एफिशिएंट नहीं होते, या फिर होते ही नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डैश कैन ऑपरेट एट अ इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट। आपके पास इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बचत वाला, जिसमें आप ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? तो इसका आंसर सिंपल सा है आपके पास, कि पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि होम्योथर्म्स जो होते हैं वो हाई मेटाबॉलिक रेट पे ऑपरेट कर सकते हैं। मोर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज ड्यू टू, एनिमल्स और बर्ड्स ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? आपको डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलेंगे। एनिमल्स आप देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ी किंगडम है, किंगडम एनिमिलिया। तो ये आपको ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि ये इतने सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड? उसकी रीजन है होम्योथर्मी। ठीक है, होम्योथर्मी। बेसिकली इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो जब ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहे होंगे, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये ज्यादा इजीली सरवाइव कर सकेंगे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे। ठंडी एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं, गर्म में भी सरवाइव कर सकते हैं। जबकि जो पोइकिलोथर्म्स हैं, सपोज आपके पास उनके पास एक रेंज है, तो एक ऐसे इलाके में वो जाते हैं जहाँ पे ठंड इतनी शदीद है कि वो उनकी बॉडी रेंज से भी बाहर हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर पोइकिलोथर्म्स की डेथ हो जाएगी वहां पे।
सेवरल डिफिकल्टीज अराइज विद दिस टर्मिनोलॉजी विद स्टडीज। आपके पास ये जो क्लासिफिकेशन है अपॉन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, ये इतनी वाइड स्प्रेड नहीं है। इसके मुकाबले में जो सोर्स ऑफ हीट है कि आपकी बॉडी की हीट जो है वो किस सोर्स से हासिल हो रही है, वो ज्यादा वाइड स्प्रेड क्लासिफिकेशन है। यानी कि अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना होमियो और पोइकिलोथर्म्स की, वो ज्यादा वाइड स्प्रेड या ज्यादा आप कह सकते हैं कि इतनी परफेक्ट नहीं है। उसके मुकाबले में एंडो, एक्टो और हेट्रोथर्म्स की जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा कामयाब है या ज्यादा अच्छी है। तो ऐसा क्यों है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डीप सी फिशेस, आपके पास डीप सी फिशेस होती हैं जिसमें आपके पास ट्यूना फिश आती है, इसमें आपके पास शार्क्स आ जाती हैं, ठीक है। ये कुछ फिशेस होती हैं जो क्या कर सकती हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हमने फिशेस को किस क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, फिशेस को हमने पढ़ा है पोइकिलोथर्म्स में। पोइकिलोथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, लेकिन ये एक्सेप्शन आ गई है कि टूना और शार्क्स जो हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कुछ लीजार्ड्स हैं, ठीक है ना, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इन कंट्रास्ट टू न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। तो आपके पास लीजर्ड्स हैं, ठीक है ना, लीजर्ड्स हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी लीजर्ड्स देखी गई हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ बर्ड्स और मैमल्स देखे गए हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हवाले से वेरिएट करते हैं, यानी वो पोइकिलोथर्मी दिखाते हैं अपने अंदर। तो इस हवाले से ये क्लासिफिकेशन इतनी परफेक्ट नहीं है, हमें एक नई क्लासिफिकेशन निकालनी पड़ी जो कि डिपेंड करती है अपॉन द सोर्स ऑफ हीट, कि सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी क्या है, ठीक है। उसमें आपके पास तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, एक आएगा एंडोथर्म, एक आएगा एक्टोथर्म और एक आएगा हेट्रोथर्म, ठीक है। तो ये तीन तरह की आपके पास क्लासिफिकेशंस बन गई हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें हम एक बॉक्स पढ़ लेते हैं, और ये बॉक्स हमें क्या बताता है। सोर्स ऑफ हीट कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपके पास हीट की सोर्स दो तरह की हो सकती हैं, हीट एक्सटर्नल सोर्स से भी मिल सकती है और हीट जो है वो इंटरनल सोर्स से भी मिल सकती है। एक्सटर्नली द हीट इज ऑब्टेन्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, आपके पास डायरेक्टली जो सूरज की रेडिएशन है, ठीक है, उससे हम हीट कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट विच इन टर्न इज वार्म्ड बाय द सोलर रेडिएशन। यानी अल्टीमेटली आपके पास जो सन है, जो सोलर रेडिएशन है, वो सोर्स ऑफ एक्सटर्नल हीट है किसी भी मैकेनिज्म के जरिए, ठीक है। जबकि इंटरनली आप कैसे हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के जरिए और मसल की एक्टिविटीज के जरिए। तो ये आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। और इसी सोर्स की बेस पे हम क्या करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स। तो एक्टोथर्म्स सबसे पहले डिस्कस किए गए हैं। Ectotherms are the animals that generate metabolic heat at low levels due to low metabolic rate, ठीक है ना। अपनी बॉडी हीट जो है उसको लो लेवल पे जनरेट करते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। एंड द हीट प्रोड्यूस इज आल्सो एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरनमेंट, और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एनवायरनमेंट से क्विकली एक्सचेंज भी हो जाती है। लिहाजा ये क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी हीट के लिए मेजरली एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे होंगे, सिंस एक्टोथर्म्स रिलाई ऑन द एनवायरमेंटल हीट सोर्स टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन ऑपरेट एट इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिकली हमने पोइकिलोथर्मी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने एक्टोथर्मी के अंदर ले आए हैं हम। Ectotherms live in environments where in which temperatures are constant such as tropics और oceans, ठीक है ना। ट्रॉपिक्स और ओशंस जैसे आपने देखा होगा ना कि अक्सर बीच है तो एक बीच बनी हुई है, उसके साथ समंदर है, समंदर के साथ आपके पास एक फॉरेस्ट है, ठीक है ना, जंगल टाइप है। तो इस तरह के एरियाज यानी कि ट्रॉपिक एरियाज जो होते हैं वहां पे टेम्परेचर राउंड द ईयर नॉर्मल रहता है, ठीक है ना, इतना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, नॉर्मल रहता है। तो आपके पास चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इन्वायरमेंटली ही वो कांस्टेंट है, तो पोइकिलोथर्म्स आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। उनको जब हीट चाहिए होगी वो धूप में आ जाएंगे, उनको जब हीट नहीं चाहिए होगी वो छांव में चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करते हैं कि डेजर्ट के हवाले से, तो डेजर्ट में इनका सर्वाइवल कदरे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेजर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको हीट मिलेगी। और अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं जहां पे मुसलसल ठंड है, तो वहां पे भी इनको थोड़ा सा मसला फेस करने को मिलता है पोइकिलोथर्म्स को अपनी हीट को मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर दे वुड रादर प्रेफर टू गेट हीट बाय बिहेवियरल मींस रादर देन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। यानी कि वो क्या करते हैं, देखें, दो तरह की एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, एक बिहेवियर और एक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या है, मैंने अपनी मसल की एक्टिविटीज के जरिए, शिवरिंग के जरिए, या मैंने अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के जरिए अपनी हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया और अपने अंदर हीट गेन कर ली, ठीक है।
ऑन दी अदर हैंड बिहेवियर वाइज क्या होगा कि सपोज अगर बाहर सर्दी है तो मैं क्या करूंगा, मैं जैकेट पहन लूंगा, और बाहर अगर गर्मी है तो मेरी ड्रेसिंग चेंज हो जाएगी, मैं टी शर्ट पहन लूंगा। तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि जो पोइकिलोथर्म्स है बेसिकली, या हम जिसको स्पेसिफिकली एक्टोथर्म्स कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्टोथर्म्स जो होते हैं वो अपने बिहेवियर मोड के जरिए ज्यादातर हीट को कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई इनको अगर हीट की जरूरत है ये धूप में चले जाएंगे। धूप में जाना एक बिहेवियरल चेंज है, ठीक है ना। और जब इनको हीट नहीं चाहिए होगी ये छांव में आ जाएंगे, ये ठंडी जगह पे आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगर इनको हीट चाहिए होती सपोज, तो ये क्या करते, ये अपनी मसल शिवरिंग करके हीट को गेन कर लेते, या अगर इनको हीट लॉस करनी होती तो ये स्वेटिंग के जरिए कर लेते उस जगह पे बैठे बैठे, ठीक है ना, उस जगह पे बैठे बैठे। जबकि बिहेवियर के लिए आपको डिफरेंट मैकेनिज्म्स चाहिए होते हैं, माइग्रेशन उसमें से एक मैकेनिज्म है जिसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, यानी कि इंसेक्ट वगैरह, वो एक्टोथर्म्स है। फिशिस एक्टोथर्म्स है, एम्फीबियंस एक्टोथर्म्स है, रेप्टाइल्स एक्टोथर्म्स है, ठीक है। जबकि यहाँ पे दूसरी जो टाइप है वो है एंडोथर्म्स की। एनिमल्स दैट कैन जनरेट ओन बॉडी हीट, अपनी बॉडी की हीट को जनरेट कर सकते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी उन्होंने मेटाबॉलिज्म किया, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एटीपी बनी, एटीपी को तोड़ा और उससे हीट ले ली। तो ये आपके पास एंडोथर्म्स की खसूसियात हैं इन द मसल्स और बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप मसल्स का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप हॉर्मोन्स का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मसल्स किस पे डिपेंड करते हैं, मसल्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है नर्वस सिस्टम पे। तो बेसिकली नर्वस कंट्रोल भी है, हार्मोनल कंट्रोल भी है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। आगे हम बात करते हैं, दैट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट टू मेंटेन द बॉडी हीट विद इन द नैरो रेंज आर कॉल्ड एज एंडोथर्म्स, जिनको हम एंडोथर्म्स कहते हैं। ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म और हाई मेटाबॉलिक रेट दे कैन सर्वाइव इन ऑल सॉर्ट ऑफ हैबिटेट्स। ये आपके पास इसका आंसर है, लेकिन डेफिनेटली इनकी डिपेंडेंसी फूड के ऊपर बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी ऑन फूड इंक्रीजेस, क्योंकि अगर फूड नहीं होगा तो इनके सारे मामलात खराब हो जाएंगे। बर्ड्स और मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, एंडोथर्म्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोथर्म्स की। अब हेट्रोथर्म्स क्या चीज है, देखें जी, एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, यानी कि अपने पास वो हीट प्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना, but do not regulate their body heat within a narrow range are called as heterotherms, ठीक है ना। यानी कि हीट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं लेकिन कुछ हिस्सा इन्वायरमेंट से भी ले रहे हैं, ठीक है। एक्टोथर्म में क्या, वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो बहुत कम है जो कि इन्वायरमेंट से जल्दी से एक्सचेंज हो जाती है, लिहाजा मेजरली कहाँ पे डिपेंड होना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर हीट गेन के लिए। एंडोथर्म्स में क्या है, वो अपनी सिर्फ हीट प्रोड्यूस करके ही अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। हेट्रोथर्म्स में क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंजर्व भी कर पा रहे हैं, और अपनी नीड का एक हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट से भी ले रहे हैं, वो हेट्रोथर्म्स में आ जाएंगे। हेट्रोथर्म्स आर द टाइप ऑफ एनिमल्स with thermoregulatory strategy intermediate to the ectotherm and endotherm. They produce heat in the body but also depend upon the external source. These changes in the strategies typically occur on daily basis, यहाँ तो डेली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दिन के टाइम है, दिन के टाइम उनको हीट जो है वो इन्वायरमेंट से मिल सकती है, तो वो अपनी हीट जनरेट नहीं करते बॉडी की, वो इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। रात के टाइम जब उनको हीट इन्वायरमेंट से नहीं मिलती तो वो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो डेली बेसिस पे भी हो सकता है या सीजनल बेसिस पे भी हो सकता है कि समर के अंदर उनका बिहेवियर कुछ और है, विंटर्स के अंदर कुछ और है, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा भी है। सो दीज एनिमल्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर यूजुअली एज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बट अलाउज द बॉडी टेम्परेचर टू फ्लक्चुएट विद द एनवायरमेंट व्हेन इनएक्टिव, ठीक है। तो आपके पास सपोज एक ऐसा एनिमल है जो कि हेट्रोथर्म है, उसको फूड नहीं मिला, उसको अगर फूड नहीं मिला क्या वो हीट प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं। जब वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो कहां से हीट लेगा, इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या एंडोथर्मी से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया, हो गया है। लिहाजा इसका मतलब क्या है कि वो अगर एंडोथर्म था, फूड उसके पास खत्म हुआ, वो एक्टोथर्म में तब्दील हो गया। एक्टोथर्मी उसके अंदर, अगर उसके पास फूड आ गया वो एंडोथर्म हो गया है। या अगर हम यहाँ पे फूड की बात नहीं करते, जैसे कि मैंने अभी डेली बेसिस की एग्जांपल दी है कि धूप से हीट ले लेना या शाम के टाइम हीट कैसे प्रोड्यूस करना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं। आई होप सो कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया होगा। सो इन हेट्रोथर्मी द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल ड्रॉप्स ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड में उनका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर रहा है। यूजली व्हेन द फूड इज स्कार्स, यानी कि जब फूड की किल्लत हो जाती है तो उनका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दे इंक्लूड स्मॉल मैमल्स। अब याद रखें इसमें क्या चीजें आ रही हैं, एक तो मैमल्स आ रहे हैं और दूसरा बर्ड्स आ रहे हैं।
मैमल कौन सा आ रहा है, बैट आ रहा है, और आपके पास बर्ड कौन सा आ रहा है, ह्यूमिंग बर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक ज्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट की हम बात करते हैं, क्या होती है, थर्मोजेनेसिस इसको हम कहते हैं।